2005 हुआ। आज हम बात करेंगे शिक्षा के अधिकार 2009 की। क्लियर? RTE 2009। अगर हम शिक्षा की बात करें, आज का जमाना बदला है। जमाना बदलने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो बदली हैं वो क्या है? वो है हमारी शिक्षा की जरूरतें। शिक्षा की जरूरतों को बदलने से क्या तात्पर्य है? भाई पहले जमाने में हम वैदिक काल में कहाँ पढ़ते थे? पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ते थे, गुरुजी आते थे और हमको पढ़ाकर चले जाते थे। उसके बाद हम उत्तर वैदिक काल में आए, उसके बाद हम धीरे धीरे मॉडर्न एज की तरफ बढ़े। जब हम मॉडर्न एज में आए तो गुरुजी भी मॉडर्न हो गए और स्टूडेंट भी मॉडर्न हो गए। तो जब हम मॉडर्न हुए तो हमारी मॉडर्न होने के कारण हमारी जो सोच बदली, जो थिंकिंग बदली, वैसे ही हमारी शिक्षा का प्रोसेस भी बदला। जैसे जैसे स्टूडेंट इंटेलिजेंट हुआ वैसे वैसे अध्यापकों को भी मॉडर्न होना पड़ा। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे इंप्रूवमेंट आते चले गए। अगर हम संविधान के अकॉर्डिंग बात करें तो हम बात करेंगे कि देश की बदलती जरूरतों के परिप्रेक्ष्य में, और इसलिए इस हिसाब से मोहिनी, याद रखिए मोहिनी टीवी वाली मोहिनी नहीं है भाई, मोहिनी जैन बनाम यानी उसके वर्सेस कर्नाटक राज्य, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य और उन्नी कृष्णन बनाम भारत राज्य। ये जो विवाद हुए हैं, क्या कहा गया? भारत राज्य का मतलब यहां संघ से है। कभी तुम भैया यार राज्य याद कर लो, रहने दो। भारत संघ में न्यायालय द्वारा, भाई पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा रही हूँ, डोंट वरी, इसी में ही है ये, दिए गए निर्णयों से प्रभावित होकर 86 यानी 86वें संविधान संशोधन संविधान संशोधन 2000 द्वारा अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को विस्तृत रूप दिया गया तथा प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। ध्यान से पढ़ लीजिए, ये पूछा जाना है, चाहे आपके कई प्रकार के एग्जाम हो। RTE 2009 के बारे में हम बात करने से पहले एक चीज याद रखेंगे, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य और उन्नी कृष्णन बनाम भारत संघ। ये जो दो विवाद हुए हैं, इसमें न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से प्रभावित होकर 86वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा आर्टिकल नंबर यानी कि अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को विस्तृत रूप दिया गया है 2009 वाले RTE में, तथा प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया है। इसके बाद जो आया है, यानी कि इसके बाद ये भाई राज्य की बात शुरू, सभी बालकों के लिए 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बालकों के लिए प्राथमिक शिक्षा को सभी बालकों के लिए
सभी बालकों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क बनाया गया। यानी कि कौन सा आर्टिकल है ये? अनुच्छेद 21 क। क्लियर? यानी कि अनुच्छेद 21 क के द्वारा राज्य के लिए है ये 6 से लेके 14 साल तक के सभी बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान दिया गया। और ये डायरेक्शन किसको मिली? ऑफ कोर्स यू गेट राइट इंफॉर्मेशन। किसको मिली? ये राज्य सरकार के लिए आदेश है। क्या आदेश है राज्य सरकार के लिए? अनुच्छेद 21 के द्वारा, अनुच्छेद 21 क के द्वारा। भाई क ख का ध्यान रखना, कई बार ऑप्शन में पूछ लेता हूं। अनुच्छेद 21 क के द्वारा सभी बालकों के लिए 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बालकों के लिए राज्य को प्राथमिक शिक्षा को सभी बालकों के लिए अनिवार्य में निःशुल्क करना होगा। किसको? राज्य को। ये क्या है? ये एक तरह का क्या है? निर्देशन है। क्लियर? ये सख्ती तौर पर लागू करने के लिए कहा गया कि ये राज्य की ड्यूटी है। भाई स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो ध्यान रखे कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को क्या मिले? निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा मिलेगी। ये कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। क्या? RTE 2009। क्लियर? एक पॉइंट ये हो गया। सेकेंड, दूसरी बात भी याद रखिएगा, ऑप्शन पूछ लेगा कौन से स्टेट में लागू नहीं हुआ था उस टाइम? जम्मू कश्मीर। क्योंकि जम्मू कश्मीर में अपना हिसाब होता था उस समय। अब नहीं है कंडीशन, जम्मू कश्मीर भी अब हिंदुस्तान का हिस्सा हो गया है। जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूछ सकता है वो कौन सा स्टेट था जिसको छोड़ा गया था? जम्मू कश्मीर को छोड़कर। यानी कि इसके उद्देश्य क्या हैं? एक बार इसके उद्देश्य देख लीजिए आप। इसके उद्देश्य हैं बालक को न्यूनतम स्तर से पढ़ाना। क्या है उनका पहला उद्देश्य? बालक को यानी बेसिक से ही शुरू कराना है उनको इंफॉर्मेशन। ये टीचर की जिम्मेदारी है कि बच्चों को, बालक को क्या किया जाए? न्यूनतम स्तर यानी कि बिल्कुल बेस से पढ़ाया जाए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, ये किसकी ड्यूटी है? ये भी टीचर की ड्यूटी है कि बच्चों को जो एजुकेशन दी जाए वो क्वालिटी वाइज बहुत बेहतर होनी चाहिए। तीसरा, निजी स्कूल यानी कि प्राइवेट स्कूल की क्या ना चले? कि मनमर्जी ना चल पाए। आपने पढ़ाई होगा पेपर में भी, क्या हो चुका है? 29 नवंबर से शुरू हो चुके हैं नर्सरी क्लासेस के एडमिशन बड़े स्टैंडर्ड के स्कूलों में। तो वहां पर क्या होता है? वहां पर तो बहुत ही ज्यादा शोषण आप पढ़ते ही हैं पेपर में डेली। निजी स्कूलों की मनमर्जी ना चल सके। फोर्थ पॉइंट इज सतत व व्यापक पद्धति का प्रयोग हो। क्लियर? यानी हर चीज को एक फंडामेंटल तरीके से सिखाया जाए और उसको एक्सप्लेन करने का तरीका बेहतर होना चाहिए, लेकिन स्कूल अपनी मनमर्जी से सब कुछ ना कर सके। और इसने क्या क्या करने से मना कहा है कि स्कूलों को क्या क्या नहीं करना है। बेटा वो ऑप्शन दे देगा जिसमें से आपको एक करना है। क्लियर? ये मत कंफ्यूज हो जाएगा कि मैम कहां से। ये वे क्वेश्चन है जो आपको कभी कहीं नहीं मिलते हैं कि हमें तो चाइल्ड साइकोलॉजी में ये नहीं मिला था, वो नहीं मिला था। इन्हीं चीजों पर बेस्ड है, हम इन पर तो ध्यान देते नहीं, हमेशा रट के बैठ जाते हैं कुछ फॉर्मूले, जो कि बिल्कुल गलत है। रोक किस किस चीज पर लगाई है? पहला, शारीरिक व मानसिक दंड पर। बच्चे को आप ना फिजिकली पनिशमेंट दे सकते हैं, ना ही आप उनका मेंटल हरेसमेंट कर सकते हैं। ये दोनों चीजों पर रोक है। बच्चों के स्क्रीनिंग टेस्ट पर रोक।
बच्चों के आप स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं ले सकते हैं, आपको उन्हें हीरो हीरोइन नहीं बनाना है। आपको क्या करना है, जिस बच्चे से कुछ आता है उसको भी पढ़ाना है, जिस बच्चे से कुछ नहीं आता आपको उसको भी पढ़ाना है। तो ये ड्यूटी किसकी है, ये ड्यूटी है टीचर की। तो आप उनका कोई स्क्रीनिंग का टेस्ट नहीं होगी, क्यों भैया आप इंटेलिजेंट बच्चों को पढ़ाएंगे इतने पैसे लेके, गलत बात है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, आप स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं ले सकते हैं बच्चों से क्या आता है और क्या नहीं आता। मान्यता प्राप्त स्कूलों पर रोक, यानी कि जिन स्कूलों को क्या नहीं मिला है, एफिलिएशन नहीं मिली है, जो स्कूल एफिलिएटेड नहीं है, जिनको अधिकार नहीं दिया है एनसीईआरटी ने, सीबीएसई ने क्या करने का, मान्यता देने का, तो वो क्या नहीं कर सकते हैं, वो अपने स्कूल में एडमिशन ना ले। इस बात के लिए पेरेंट्स को अवेयर रहना होगा और उनके खिलाफ सीबीएसई क्या लेगी, सख्त निर्णय लेगी। यानी कि चौथा पॉइंट, निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा किसकी जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। फिफ्थ, शिक्षक व छात्र अनुपात 1:30 या फिर 1:40 होना चाहिए। यानी 1 क्या है, शिक्षक, और 30 क्या है, छात्र। यानी 30 स्टूडेंट्स के ऊपर 1 टीचर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो 35 हो जाएगा, चलो चल जाएगा 35-40 तक भी, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। ठीक है, 40 स्टूडेंट से ज्यादा कोई बात मान्य नहीं होगी। 6 पॉइंट पर आ जाइए। वर्किंग आवर्स जो हैं आपके, कार्यभार घंटे, वर्किंग आवर वो कितने होंगे आपके, 45 आवर होंगे एक सप्ताह के। क्लियर, कितने के होंगे, एक सप्ताह के। 7, स्कूल कितनी दूर होना चाहिए, स्कूल शुड बी अराउंड 1 and, हाँ इसे कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे विद्यालय, सॉरी मुझे स्कूल लिखती है, विद्यालय व घर के बीच की दूरी 1 से 3 किलोमीटर हो, बस इससे ज्यादा ना हो, 1 किलोमीटर से लेके 3 किलोमीटर तक ही दूर हो बस। ठीक है, एसएमसी होनी चाहिए, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, यानी अगर कोई गलती करता भी है तो उसके मैनेजमेंट का प्रभाव उस पर होना चाहिए। ये अधिकार भी कौन करेगा, ये भी काम किसका है, ये भी सीबीएसई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है। कोई भी स्कूल एसएमसी के बिना नहीं चलना चाहिए। एसएमसी क्या है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है, ताकि वो उन चीजों पर ध्यान दे सके, स्कूल में क्या टूट गया है, वो किसका काम है, वो तो मैनेजमेंट का काम है, इन चीजों पर भी वो ध्यान दे। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षित अध्यापक हूं, यानी कि वेल क्वालिफाइड टीचर्स होने चाहिए स्कूल के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि 150 छात्रों पर 5 अध्यापक व 1 मुख्य अध्यापक होना चाहिए। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट ये तो हो गया। नेक्स्ट, ये से अलग नेक्स्ट है कि 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष के तक के बच्चे, 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के बच्चे अपने नियरेस्ट स्कूल में, यानी कि अपने निकटतम विद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं तथा अपनी आयु वर्ग के बच्चों के साथ मिलकर क्या कर सकते हैं, अपनी आयु वर्ग के बच्चों के साथ उनकी क्लास में जाकर बैठ सकते हैं। इस प्रकार के बच्चों के लिए एनसीईआरटी क्या करेगा, इस प्रकार के बच्चों के लिए स्कूल की जिम्मेदारी होगी। मान लीजिए मेरा बच्चा 8 साल का है और मेरे बच्चे ने अब तक पढ़ाई शुरू की नहीं है, बीच में उसकी पढ़ाई छूट गई है, तो क्या कर सकते हैं, और उसकी क्लास के बच्चे 8 साल के होते होते तीसरी कक्षा में पहुंच गए हैं, 3rd क्लास में आ गए हैं, तो ये मेरे बच्चे का नैतिक अधिकार है, ये उसका राइट टू एजुकेशन है बेटा, कि वो क्या कर सकता है, अपनी एज ग्रुप के बच्चों के साथ बैठकर उनकी क्लास में पढ़ सकता है। वो स्कूल की जिम्मेदारी है कि वो उसे तब तक का गैप फिल कराएं पेरेंट्स की मदद से, और उसको बहुत शॉर्ट पीरियड में विशेष प्रशिक्षण देके, स्पेशल ट्रेनिंग देके क्या कर सकते हैं, उसका कोर्स पूरा करा सकते हैं जो बीच का गैप है। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट है कि ये मान लीजिए पड़ोस के जो वंचित बच्चे हैं स्कूल के, भैया आपके पड़ोस के नहीं,
स्कूल के पड़ोस के वंचित छात्रों के, जो आसपास के पड़ोस के बच्चे हैं स्कूल के, जो उनके ऐसे बच्चे हैं जो आज तक स्कूल नहीं गए हैं, उनके लिए पहली कक्षा में 25% रिजर्वेशन यानी आरक्षण होगा। यानी कि आपकी क्लास, आपके पास स्कूल शुरू हो गया है, स्कूल आपको ये कह के नहीं मना कर सकते, बहन जी आप तो हमारे पड़ोस में रहती हैं तो अब हम नहीं लेंगे, आपका बच्चा ज्यादा क्वालिफाइड नहीं है, आपको वहां पर 25% आरक्षण मिलेगा। अगर उनकी क्लास की स्ट्रेंथ 20 बच्चों की है तो 5 बच्चे वो अपने पड़ोस के ले सकता है। ये उसके लिए कंपल्सेशन कर दी गई है ताकि वो मना ना करे, क्योंकि हमें 1 से 3 किलोमीटर का नियम भी तो निभाना है, या नहीं मानते। यहां तक कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों के तहत शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण की व्यवस्था की गई है। क्लियर? यानी कि क्या किया गया है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अनुसार भी क्या शिक्षा सब बच्चों को मिलनी चाहिए और सभी प्रकार की मिलनी चाहिए। इस बात का ख्याल भी इसका काम है रखने का, इस राज्य सरकार का काम है कि वो इन चीजों का खास ख्याल रखे। भाई देखिए, अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, अब तक हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी 2009 से रिलेटेड, जिसमें से क्या क्या था रिकॉल कर लीजिए। अध्यापक शिक्षित हो, 150 छात्रों पर 5 अध्यापक, यानी कि अगर किसी स्कूल में 150 स्टूडेंट है तो उनके ऊपर 5 टीचर्स होने चाहिए प्लस 1 चीफ, यानी कि एक प्रिंसिपल टाइप्स कुछ भी कह सकते हैं आप, मुख्य अध्यापक होना चाहिए। स्कूल के पड़ोस के जो वंचित छात्र हैं जिनको आसपास कहीं एडमिशन नहीं मिला है और वो उसी स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं, तो स्कूल ये कह के मना नहीं कर सकता कि बहन जी आप तुम्हारे पड़ोस में रहते हैं, आपके बालक का तो एडमिशन हम ना लेंगे, उनको लेना होगा, इसके लिए उनके पास 25% क्या होगा, रिजर्वेशन होगा। राज्य के नीति निदेशक तत्वों के तहत शिक्षा के सार्वभौमिकरण की व्यवस्था की गई है, क्योंकि ये राज्य सरकार को निर्देश है। अभी हम पढ़ रहे थे किस प्रकार के निर्देश हैं, राज्य सरकार को इस बात के निर्देश हैं कि ये राज्य सरकार की ड्यूटी है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या कराया जाए, सभी प्रकार की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, इसके अलावा हमने पढ़ा कि RTE 2009 के अकॉर्डिंग ये क्या है कर्तव्य, RTE 2009 के अकॉर्डिंग सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा हासिल हो, ये ड्यूटी राज्य सरकार की रहेगी। ये नियम कब से प्रभावी हुआ, 1 अप्रैल 2010 से शुरू हुआ था, ये पूछा जाता है। दूसरी बात क्या पूछी जाती है कि ये बताइए इसके उद्देश्य क्या है, बालक को न्यूनतम स्तर से पढ़ाना, यानी कि बालक को बिल्कुल ही बेसिक नॉलेज आपको अवेलेबल करानी है। तीसरी बात क्या है, निजी स्कूलों को मनमानी नहीं करने देना है, निजी स्कूल चाहकर भी क्या नहीं कर सकते हैं, मनमानी नहीं कर सकते हैं। सहायक सतत व व्यापक मूल्यांकन कंटिन्यूस चलना चाहिए। किन किन चीजों पर रोक है, आप क्या नहीं कर सकते हैं, बच्चों को मेंटली टॉर्चर नहीं कर सकते हैं, फिजिकली टॉर्चर नहीं कर सकते हैं, समय समय पर आप उनको परेशान नहीं कर सकते हैं, एकदम से बहुत ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकते हैं। यहाँ तक कि टीचर स्टूडेंट का रेशो कितना होना चाहिए, टीचर और स्टूडेंट का रेशो होना चाहिए कि 1:30 या फिर 1:40, इससे ज्यादा ना हो। इसके अलावा 150 बच्चों पर 5 टीचर होने चाहिए प्लस 1 प्रिंसिपल या फिर सेम पोजीशन का व्यक्ति होना चाहिए। आप किसी भी लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं कर सकते हैं, किसी भी लड़की को ये कहकर नहीं शिक्षा देने से रोक सकते हैं कि ये तो लड़की है। बच्चों का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं करेंगे, बच्चों पर बेवजह बर्डन नहीं बढ़ाएंगे, यहाँ तक कि मनमानी भी अपने अपने स्कूल नहीं कर सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा कि शिक्षक के और क्या क्या कर्तव्य हैं। शिक्षक के जो पढ़ाने के आवर्स हैं 1 वीक में वो 45 आवर्स हैं, यानी कि वो 45 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ाएगा। यहाँ तक कि स्कूल जो है बच्चे के 1 किलोमीटर से लेके 3 किलोमीटर के अंडर होना चाहिए, इससे ज्यादा स्कूल की दूरी ना हो। और बहुत सारी चीजें इन्होंने हमें बताई हैं, जिसमें से है कि एक SMC होनी चाहिए, यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिए, जिसमें कि ये निर्णय लिया जा सके कि स्कूल में किन किन चीजों की आवश्यकता है। और भी बहुत सारी चीजें इन्होंने कही हैं जो हम रिपीट कर चुके हैं। चलिए, आई होप आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो। आप देख रहे हैं स्टडी पोर्टल जो विजय सर चलाते हैं,
हाँ भाई, मैं अपना नाम बताना भूल गई थी। माय नेम इज हिमानी मलिक। आई एम ए पीजीटी टीचर, बट आई रियली एंजॉय माई सेल्फ, माई क्लासेस। आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। हाँ, 2-3 दिनों का गैप हुआ, उसके लिए आई एम रियली सो सॉरी, बिकॉज मैं बीमार हो गई थी। आई फील फीवर, और मुझे 2-3 दिन लग गई इस चक्कर में। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे ये बताएंगे कि मुझे कहाँ कहाँ इम्प्रोवाइज करना है सीडीपी में, ताकि मैं उन चीज़ों को रिपीट कर सकूं और उन चीज़ों को अच्छे से कर सकूं। आई होप आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। भाई, एग्जाम अच्छा जाए इसके लिए आपको एक काम तो जरूर करना है। सबसे पहले आपको शांति से पेपर पढ़ना है और आपको वो पार्ट सेलेक्ट करना है कि आपका कौन सा बेहतर पार्ट है, आप किस में सबसे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। मैथ्स को सबसे बाद में छेड़िएगा। जिन बच्चों का मैथ्स वीक है, उनका 1 to 5 का एग्जाम है, आप उसको सबसे बाद में छेड़िएगा, ताकि आप क्या कर सकें, उसको बाद में छेड़कर आप अपना सारा दिमाग उसमें लगा सकते हैं। आप शुरू में मैथ्स करने लगेंगे और आपका मैथ्स वीक है तो डेफिनेटली आपका पेपर खराब हो जाएगा, उसको कोई बेनिफिट आपको होने वाला नहीं है, फिर सारा लॉस चला जाएगा, मूड हो जाएगा अलग से खराब। स्पेशली सीडीपी के आप सारी सिचुएशन ध्यान से पढ़िएगा, सीरियसली। जब आप उन्हें ध्यान